गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और उसी वे में हम पूरे कर रहे हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें से आज हमारे 10वें क्वेश्चन का नंबर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले जो 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनको अच्छे से याद कर लिया होगा। ठीक है, अब हम अपने 10वें क्वेश्चन से सीधा शुरू करते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है शॉक थेरेपी। हम बात करने वाले हैं आज शॉक थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस शॉक थेरेपी को लेकर कौन आया। अब इस शॉक थेरेपी को लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक और इसके अलावा इसे लेकर आए थे आईएमएफ, यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, इसे निर्देशित किया है। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो इसका मतलब होता है रेडिकल चेंजेस ओवर ग्रेजुअल चेंज। आपको ये अच्छे से लिखना भी है और याद भी करना है। रेडिकल चेंज ओवर ग्रेजुअल चेंज, रेडिकल चेंज ओवर ग्रेजुअल चेंज, रेडिकल चेंज ओवर ग्रेजुअल चेंज, जिसका हिंदी में मतलब होता है धीरे धीरे परिवर्तन करने के बजाय अचानक सब कुछ बदल देना। यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन करने के बजाय रेडिकल चेंज करना, अचानक सब कुछ बदल देना। कहते हैं फटाफट सब चेंज कर दो, वो होता है रेडिकल चेंज ओवर ग्रेजुअल चेंज। ये हमारा मतलब है जो आपको लिखना है। लेकिन किताब में जो इसका मतलब दिया गया है वो है रिफॉर्म थ्रू द शॉक, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करने भी कई तरीके के होते हैं। जैसे कई बार होता है ना, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोई जो मेंटली डिस्टर्ब होता है उसे आघात पहुंचाया जाए, उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं और उसे सही कर दिया जाता है। कई बार तो बंदा स्वर्ग ही सिधार जाता है। लेकिन जो कई बार सही हो जाते हैं वो चेंज कहलाते हैं क्विक चेंज। अचानक से हमने मतलब शॉक देकर किसी को रिफॉर्म कर दिया, शॉक देकर किसी को सुधार दिया। यहाँ पर शॉक थेरेपी लगाई गई थी। इसका मतलब यही होता है रिफॉर्म थ्रू द शॉक, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये भी इसका मतलब है। अब हम एक और बात भी करते हैं कि यहाँ हम इस वर्ड को क्यों पढ़ रहे हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस में हम इस वर्ड को क्यों पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम इस वर्ड को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्री, खासकर ईस्टर्न यूरोप की कंट्री, खासकर ईस्टर्न यूरोप की वो कंट्री जो सोवियत यूनियन से अलग हुई है, उन कंट्रीज ने क्या किया, शॉक थेरेपी लगाई। और किया क्या, अपना जो इकोनॉमिकल सिस्टम था सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म चेंज कर दिया। सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म चेंज कर दिया, या आप ये भी कह सकते हो सोशलिज्म या कम्युनिज्म टू कैपिटलिस्ट चेंज कर दिया। अचानक से अपना जो सिस्टम था, अपनी जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसे समाजवादी या साम्यवादी से बदलकर पूंजीवादी कर दिया। और ये जो चेंज किया था एकदम क्विक चेंज था, अभी फटाफट हमको सब कुछ बदल देना है। जो अब इतने सालों से जो इकोनॉमी चलती आ रही है, इतने सालों से जो अर्थव्यवस्था चलती आ रही है, उसे हम अचानक कैसे बदल दें, नहीं बदल सकते। लेकिन जो अचानक बदलने का जो प्रयास किया गया था ना, वही शॉक थेरेपी कहलाती है। और एक इसमें ये भी था कि जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि सोवियत यूनियन में हमने कल भी बात की थी कि सोशलिज्म एक ऐसी चीज है, समाजवाद एक ऐसी चीज है जिसमें लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखते, लोगों की निजी संपदा नहीं होती है, निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है। सारा कुछ जो सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टेट, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, स्टेट द्वारा सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अचानक से वो सारा कुछ स्टेट द्वारा कंट्रोल करने लोगों ने अचानक कहा कि अब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेंगे। ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि इतने सालों से सारा कुछ सरकार करती आ रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज किया जा रहा है, निजी संपत्ति का विरोध किया जा रहा है, और अचानक से लोग गए हम तो निजी संपत्ति रखेंगे, और सरकार भी कह रही है हाँ तुम सब कुछ प्राइवेट कर लो, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में। ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये हमने शॉक थेरेपी पढ़ी और इसके जो रिजल्ट निकले आपको भी पता है। जब हम अचानक से कोई चीज परिवर्तन करते हैं तो वो चीज ऑलवेज बिगड़ जाती है। यहाँ पर भी क्या हुआ, जब इन कंट्रीज ने शॉक थेरेपी लगाई तो शॉक थेरेपी के रिजल्ट्स बहुत बुरे आए। हम बात करते हैं कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे, शॉक थेरेपी के रिजल्ट्स क्या निकले, जो कि ऑलवेज बुरे निकले थे। ठीक है, हम एक एक करके उनके परिणामों की बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो इसका परिणाम निकला था ना, सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे, हमने पढ़ा ना कि निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है, तो निजी संपत्ति नहीं लिखी जाती। लेकिन अब सरकार कह रही है कि सारा कुछ निजी संपत्ति, सारा कुछ प्राइवेट कर दो, सारा कुछ सौंप दो। सारा कुछ सरकार जब निजी करने चली है, प्राइवेट करने चली है, तो सरकार ने क्या किया, अपनी जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जितने महंगे महंगे बिजनेस थे, सबको बोला प्राइवेट कर दिया। सबको बोला, लोगों को बोला जिसके पास पैसे है सब ले जाओ। तो अपने जितने भी महंगे महंगे बिजनेस थे सस्ते दामों में सेल कर दिए, सस्ते दामों में बेच दिए। यानी वो जो अपने नहीं होता सेल लगती है, सेल में सस्ते दामों पे सामान मिलता है ना, लोगों के लिए ये समझो सरकार ने सेल लगा दी थी इंडस्ट्रीज की कि आपको जितने पैसे देने हैं देकर ले जाओ। इसलिए उसे इस हिस्ट्री की सबसे बड़ी गैराज से, लार्जेस्ट गैराज सेल ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी,
इसे लार्जेस्ट गैराज सेल ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल या लार्जेस्ट गैराज सेल भी इसे कहते हैं। इसमें 90% इंडस्ट्री को 90% इंडस्ट्री को सस्ते दामों पर सरकार ने सेल कर दिया, बेच दिया। सबसे पहला पॉइंट आपको यही बनाना है कि लार्जेस्ट गैराज सेल ऑफ हिस्ट्री या अर्थव्यवस्था में सस्ते दामों पर बिजनेस को या इंडस्ट्रीज को बेच देना, पहला तो यही परिणाम निकला था। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, डीवैल्यूएशन ऑफ रूबल। डीवैल्यूएशन ऑफ रूबल, डीवैल्यूएशन ऑफ रूबल यानी कि वहाँ की जो करेंसी थी रशिया की, या ये कह लो सोवियत यूनियन की जो करेंसी थी वो थी रूबल, और रूबल का हो गया डीवैल्यूएशन, यानी उसकी जो वैल्यू थी वो दिनों दिन क्या हो गई, कम हो गई। वैल्यू कम हो गई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो बड़ी उसके साथ वहाँ की जो जीडीपी थी, वहाँ की जो जीडीपी थी 1989 के अंदर जो थी, 1999 आते आते मतलब कि इन 10 सालों में जीडीपी का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इन्फ्लेशन या महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, मुद्रास्फीति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहां पर रूबल जो है वो डाउन हो चुका, रूबल की वैल्यू डाउन हो गई थी। इसके अलावा जीडीपी जो थी 89 में जो जीडीपी थी 99 आते आते वहां की जीडीपी भी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। 2 पॉइंट आपको ये पढ़ने, और पॉइंट आपको ये बनाना है डीवैल्यूएशन ऑफ रूबल। पॉइंट आपको क्या बनाना है, डीवैल्यूएशन ऑफ रूबल। खास करके ये भी पूछा जा सकता है सोवियत यूनियन की करेंसी क्या है, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम बताओ। यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ की मुद्रा क्या थी, यूरो थी। तो अब जब यूरो पूछ सकते हैं तो रूबल पूछने में क्या बुराई है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूबल कहाँ की करेंसी थी, सोवियत यूनियन की करेंसी थी, आपको ये भी याद करना है। ठीक है, अब हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम का डाउन होना। इकोनॉमिक सिस्टम डाउन होना, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। आप ये भी कह सकते हो, इस पॉइंट को आप ऐसे भी बना सकते हो कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी पॉइंट में आप ये लिख सकते हो, या आप चाहो तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी का भी पॉइंट बना सकते हो। वहाँ की जो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, लोगों की बेरोजगारी बढ़ गई थी, और गरीबी बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच गई थी। गरीबी पीक पर पहुंचने का कारण क्या था, क्योंकि पहले तो सारा कुछ सरकार प्रोवाइड करवा रही थी, अब सरकार ने प्रोवाइड कराने से मना कर दिया है, तो लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है, लोगों को जो जरूरत के सामान है वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। पहले तो सरकार प्रोवाइड करवा देती थी, हमारे देश में भी तो करवाती है गवर्नमेंट, 2 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, गेहूं मिल रहे हैं, और सरसों का तेल मिल रहा है, केरोसिन मिल रहा है, चीनी मिल रही है, ये सब हमारी गवर्नमेंट भी करती है ना। तो वहां की गवर्नमेंट भी किया करती थी, लेकिन अचानक जिन लोगों के घर इन्हीं पे चल रहे हैं, तो अचानक अगर सरकार ये सब करना बंद कर दे तो उनके घरों में प्रॉब्लम आएगी ना। तो आप ये समझे कि वहां अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, आपको ये भी पॉइंट बनाना है, वहां के लोगों की हालत बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। अब हम चौथा पॉइंट या 4th पॉइंट की डिस्कस करते हैं, माफिया ग्रुप का क्रिएट होना। चौथा पॉइंट हम ये कहेंगे कि जब इतना कुछ वहां चल रहा है तो वहां पर इलीगल काम भी शुरू हो गए, वहां पर माफिया ग्रुप भी क्रिएट हो गया। जयराम पेशा, हिंदी में लिखा हुआ है हमारे, जयराम पेशा करने वाले लोग, यानी कि ऐसे लोग जो इस सारे जो प्रॉब्लम चल रही है इसमें अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। कहीं तो लोगों को सामान तक की कमी आ रही है, कहीं लोग अपने सामान से घर भरे जा रहे हैं, और जब सामान की कमी आ गई पहले उस सामान को स्टोर कर लिया और बाद में उसी सामान को हाई रेट्स पे बेच रहे हैं। माफिया ग्रुप क्रिएट हो गए हैं, लोगों को डराने धमकाने वाले, करप्शन वाले लोग, बहुत ज्यादा करप्शन पीक पे पहुंच गए। ये सारा वहां लिखा है, ये पॉइंट आपको बनाना है कि वहां पर माफिया ग्रुप क्रिएट हो गया है, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। ये पॉइंट्स आपको वहां बनाने हैं, माफिया ग्रुप को क्रिएट करना है जहां पर कालाबाजारी और जो लाल फीताशाही, ये सब वहां पर, रेड टेपिज्म, ये सब वहां पर शुरू हो गया है। ठीक है, इस प्रकार हमने शॉक थेरेपी के 4 कारण पढ़े। आप चाहो तो इन कारण को और भी इलेबोरेट कर सकते हो, इन्हें और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा लिख सकते हो, लेकिन मेन इतने ही पॉइंट बनते हैं कि शॉक थेरेपी के जो कंसिक्वेंस थे, शॉक थेरेपी के जो परिणाम निकले थे वो यही निकले थे। ठीक है, अब इस प्रकार हमारा शॉक थेरेपी का क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है योजना आयोग और नीति आयोग। हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति कमीशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में, क्योंकि नीति आयोग तो बाद में आया है। नीति आयोग जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया है, जबकि प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग था ये शुरू से ही कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है, यानी इसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया है। तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है या जो योजना आयोग है वो 15 मार्च 1950 को बना था। अच्छे से जो फैक्ट मैंने बोर्ड पर लिखे हैं अपनी कॉपी में नोट कर ले। कोई भी फैक्ट कैसे भी किसी भी तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। वन लाइनर में, एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको सारे नोट्स एज इट इज उतार लेंगे, ओके। तो बात करते हैं 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का निर्माण हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो ऑलवेज पीएम होते हैं, ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब आप उस पद पर चाहे जवाहरलाल नेहरू को बिठाया या जो हमारे जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको बिठाओ, ठीक है। हमेशा प्रधानमंत्री का पद जो होता है ना, पोस्ट जो होता है, वो इसकी हेड होती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इसके जो डेप्यूटी स्पीकर। अब प्राइम मिनिस्टर इसके हेड है, तो सारा काम हम ये तो नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे सारा काम। तो काम करने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए, काम करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना व्यक्ति। तो यहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जो इसको एक्चुअल जो इसके हेड थे, जिसे हम डेप्यूटी स्पीकर भी कहते हैं, डिप्टी स्पीकर भी कहते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष भी कहते हैं। तो इसके उपाध्यक्ष हमने बनाया था GL नंदा को, यानी गुलजारी लाल नंदा को। अब गुलजारी लाल नंदा इसके अध्यक्ष बने। फिर इसका काम क्या था? इसका काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका यही था। ये आप ये समझे कि प्लानिंग कमीशन को इसीलिए बनाया गया था ताकि 5 ईयर प्लान्स बनाए जा सके, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा सके। अब मैं आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसे खत्म करके जो नीति आयोग लाया गया था उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम 5 ईयर प्लान्स को पढ़ेंगे, ठीक है। 2 ही 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं, हमारी बुक में 2 ही दिए गए, हम 2 ही पढ़ेंगे। वैसे टोटल 12 5 ईयर प्लान्स आए थे, लेकिन हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है, और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है। आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है नीति आयोग की जो फुल फॉर्म बताइए, पूर्ण रूप बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय, ओके, क्लियर। आगे बात करते हैं इसे बनाया कब गया था। 2014 में इसकी घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी। 2014 में इसे भंग किया गया था, इसे 2014 में बंद किया गया था, भंग किया गया था, और इसे 2014 में बनाने की अनाउंसमेंट की गई थी, और 1 जनवरी 2015 को इसे बना दिया गया। यहां पर भी हमने पढ़ा कि इसके जो हेड होते हैं वो पीएम पद होता है, ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर भी सेम स्टोरी है, यहाँ भी इसके जो चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं वो ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर पोस्ट होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके जो पहले जब ये बना था तब इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान की बात कर ले, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके जो वाइस चेयरमैन है वो है सुमन बेरी। वर्तमान में बात करें तो वो है सुमन बेरी। वर्तमान में इसकी बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है, और सॉरी वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है। और ये जो है ना, ये एक थिंक टैंक है। ये क्या है? ये एक थिंक टैंक है, यानी कि ये हमारे देश के लिए प्लान्स बनाता है, योजनाएं बनाता है। इसे हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, आप उसे थिंक टैंक ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा नीति आयोग कंप्लीट होता है। हालांकि आपकी किताबों में इसे इतना बड़ा दिया नहीं गया है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन हमसे कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है, हम हर फैक्ट के लिए तैयार है। ये भी तो पूछ सकते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग पे शॉर्ट नोट लिखो, तब शॉर्ट नोट लिखने के लिए हमारे पास मैटर तो होना चाहिए। तो ये हमारा वही मैटर है जो हमें शॉर्ट नोट्स पूरे करेंगे, हमारी संक्षिप्त टिप्पणी बताएंगे, हमें लिखवाएंगे हमसे संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। इस प्रकार हमारा नीति आयोग कंप्लीट होता है। अब मैं आपको करवाऊंगी 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। जैसा ही मैं बोर्ड पे उतारूं वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमारे वैसे तो टोटल 12 5 ईयर प्लान्स थे जो 2017 तक चले थे, लेकिन हमारी बुक में 2 5 ईयर प्लान्स दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। हमें उन 2 के बारे में चर्चा करनी है। जैसा मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ऐसा कैसा आप अपनी कॉपी में उतार लें, ठीक है। बात करते हैं शुरू से। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो पहला 5 ईयर प्लान था, उसका टेन्यूर था 51 से 56। अब ऑब्वियसली बात है, हम 47 में आजाद हुए हैं, उसके बाद से हमने डिसाइड कर लिया था कि हम 5 ईयर प्लान शुरू करेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करेंगे। 50 में हमने योजना आयोग बना दिया था। फिर योजना आयोग ने काम करना शुरू किया और उसने सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया 51 से 56 के लिए।
नाम ही इसका 5 ईयर प्लान है, तो यानी कि 5 साल तक हम प्लान बनाकर देखेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। 5 साल तक प्लान बनाएंगे और फॉर लास्ट में उसे इवेल्युएट करेंगे, उसे दोबारा चेक करेंगे कि हमने 5 साल में क्या कर लिया है। ठीक है, ये हमारा पहला 5 ईयर प्लान है जो 1951 से 1956 तक चला था, 5 साल के लिए। ये जो 5 ईयर प्लान था इसमें हमने फोकस किस पे किया, यानी हमारा फोकस्ड पॉइंट क्या था, मुख्य बिंदु या ध्यान देने वाला जो विषय था वो कौन सा था। इसमें हमने एग्रीकल्चर या खेती पर ध्यान दिया। आजाद होते ही हमारे देश में सबसे मेन चीज हमारे पास यही थी। ठीक है, जब सबसे मेन चीज यही थी तो हमने इसी पे ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया खेती पर। और खेती, और एक और बात, इसमें हमारे कुछ मेन मंत्रास भी हमें पढ़ने हैं कि इन एग्रीकल्चर पर, खेती पर, इन पर ध्यान दिया तो हमारा मेन मंत्र क्या था। मेन मंत्र हमारा था पेशेंस, धैर्य। पेशेंस या धैर्य ही क्यों रखा, क्योंकि खेती जो है ना वो पेशेंस का काम है। ऐसा तो है नहीं कि आज उगाया और कल काट लिया, ऐसा तो कर नहीं सकते। आज उगाया कल काट लिया, ये तो हो नहीं सकता। एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत, खेती के लिए तो बहुत पेशेंस चाहिए। आपको भी पता है 6-6 महीने का गैप के हम खेती करते हैं। ठीक है, तो इसका हमने मेन मंत्र क्या रखा, धैर्य या पेशेंस रखा। आपको अच्छे से याद करना है, सीधा सीधा पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, आपका इसका पेशेंस हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं मॉडल किसका था। हालांकि हमारी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। नंबर तो यहीं से आएंगे, जो हम लोगों से अलग लिखेंगे, लोगों से ज्यादा लिखेंगे तभी तो हम स्कोर कर पाएंगे ना। तो ये हम वही लोगों से ज्यादा और लोगों से अलग एडवांस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉडल हमने फॉलो किया था, यानी हमने सीख कहाँ से ली थी, हमने सीखा कहाँ से, प्रेरणा तो ली होगी ना किसी चीज से, हमने कहीं से मोटिवेशन लिया होगा। तो यहाँ जो मोटिवेशन वाला मॉडल है ना वो है हेराल्ड डोमर का। किसका मॉडल है, हेराल्ड डोमर का। मॉडल हेराल्ड डोमर का है, लेकिन इस हेराल्ड डोमर के मॉडल पर जिसने काम किया था ना वो थे के.एन. राज। कौन थे, के.एन. राज। मॉडल हेराल्ड डोमर का है, के.एन. राज ने काम किया है। जब क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ना है। मॉडल पूछे तो हेराल्ड डोमर, और पूछे कि एग्रीकल्चर पर काम करने वाला व्यक्ति कौन था, इंडियन कौन था, के.एन. राज ने काम किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अब एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे हैं, 5 सालों के लिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, तो काम भी एग्रीकल्चर वाले करेंगे ना। अब एग्रीकल्चर के लिए हमें जरूरत पड़ती है डैम्स की। किसकी, डैम्स की। हमने डैम्स बनाए, हमने बांध बनाए। अब हमने डैम्स बनाए तो सबसे पहले, वैसे तो कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन दो जो मेन जो डैम्स बने थे वो बने थे भाखड़ा नागल डैम और हीराकुद डैम। भाखड़ा नागल डैम और हीराकुद डैम, भाखड़ा नागल डैम और हीराकुद डैम, दोनों के दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे 5 ईयर प्लान के बारे में, या सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। अब जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, पहला 5 ईयर प्लान ये था, और हाँ, पहले 5 ईयर प्लान में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ की थी। 2% का हमने टारगेट रखा था ग्रोथ का, और 3.5% के अप्रोक्स हमने टारगेट अचीव कर लिया था। यानी अच्छा खासा हमने अचीव कर लिया था, जितना सोचा उससे ज्यादा अचीव कर लिया था। ठीक है, जब फिर हमने हाथों हाथ अपना दूसरा 5 ईयर प्लान बनाया, और दूसरा 5 ईयर प्लान का जो टेन्यूर था, कार्यकाल था 56 to 61, यानी कि 56 से लेकर 61 तक। अब दूसरा जो हमारा फोकस पॉइंट है वो हमने किया था इंडस्ट्रीज को। 5 साल तक हमने एग्रीकल्चर को बढ़ा लिया है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ भी देख ली है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की। ठीक है, हमारे सेकंड सेक्टर की, हमारा दूसरा सेक्टर इंडस्ट्रीज है ना, उसी हिसाब से हम दूसरे 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, उद्योगों की बात करेंगे। और इसका जो मेन मंत्र है वो है रैपिड डेवलपमेंट। इसका मूल मंत्र क्या है, रैपिड डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री को हम रैपिडली ग्रोथ करवा सकते हैं। ये खेती की तरह नहीं है जिसके लिए वेट करना पड़ता है। इंडस्ट्री को हम ग्रोथ करा सकते हैं, आज लगाई कल दूसरी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उन्हें बढ़ा भी सकते हैं। जितना चाहे काम करेंगे उतनी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो था वो रैपिड डेवलपमेंट करना था इंडस्ट्रीज के अंदर, उद्योगों के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर मॉडल किसका था, जहां हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि मॉडल हेराल्ड डोमर का था, उसी हिसाब से बात करें। यहाँ पर जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस का। किसका था, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस या पीसी महालनोबिस का मॉडल था। यहाँ पर मॉडल भी पीसी महालनोबिस का है, और इस मॉडल पर काम करने वाले व्यक्ति भी पीसी महालनोबिस ही है। मतलब यहाँ पर मॉडल किसका था, पीसी महालनोबिस का, और इस मॉडल पर काम करने वाले जो थे वो भी पीसी महालनोबिस ही थे। ठीक है, एक और फैक्ट बियॉन्ड दिस टॉपिक, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो पीसी महालनोबिस है ना, ये हमारे पहले स्टैटिक ऑफिसर है। एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, और रिस्क हम लेना चाहते नहीं है, इसलिए इतना पढ़ लें कि ये हमारे पहले स्टैटिक ऑफिसर है, हमारे पहले सांख्यिकी अधिकारी भी हैं। पीसी महालनोबिस, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस पहले इंडियन स्टैटिक ऑफिसर हैं। इंडियन क्या, वैसे भी पहले स्टैटिक ऑफिसर यही है, पहले सांख्यिकी अधिकारी यही है। हमारे जो डेटाज वगैरह को सॉल्व करते हैं, डेटाज वगैरह सामने रखते हैं, उसे सांख्यिकी अधिकारी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पीसी महालनोबिस को पढ़ लिया है। उसके बाद बात करते हैं, इंडस्ट्रीज चल रही है तो यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज ही लगाएंगे। इंडस्ट्रीज चल रही है तो इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा,
3 इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुरा। भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़। स्टेट के नाम साथ में याद रखने हैं, स्टेट के नाम साथ में अच्छे से याद रखने हैं। इस प्रकार हमारा पहला और दूसरा 5 ईयर प्लान जो है वो कंप्लीट होते हैं। आपको अच्छे से आपको इन्हें अच्छे से नोट करना है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है और जरूरी नहीं है कि हमसे पूरा का पूरा कहानी ऐसे ही पूछ ली जाए। एक एक सिंगल फैक्ट भी पूछ सकते हैं, तो आपको इनके सिंगल फैक्ट ही अच्छे से याद रखनी है। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है कि कांग्रेस, व्हाई वी कॉल्ड कांग्रेस इज अ आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कॉलिशन, यानी कांग्रेस को विचारात्मक और सामाजिक गठबंधन क्यों कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको कल परसों की क्लास में करवाया था, कांग्रेस सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था ना कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि कांग्रेस को विचारात्मक गठबंधन क्यों कहते हैं। तब मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट्स भी दिए थे, थोड़ा बहुत बताया भी था। आज हम इसे थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इसे आइडियोलॉजिकल कॉलिशन कहा जाता है, इसे विचारात्मक गठबंधन या फिर ये कह लो सामाजिक गठबंधन कहा जाता है। क्यों? अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसे सोशल कोएलिशन क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये सोसाइटी की सारी जो ग्रुप्स होते हैं उसे अपने अंदर शामिल करता है। ये एक सेक्युलर पार्टी है। ये क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी, एक सेक्युलर पार्टी है। हर धर्म के लोगों को अपने अंदर शामिल करती है, किसी से किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखती, भेदभाव नहीं रखती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये हमारी सोसाइटी के जो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं रखती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखती है। ठीक है, हर तरह की कास्ट को, हर तरह के ग्रुप को, सोसाइटी के हर पार्ट्स को, जैसे गरीब पुअर पीपल हो गए, रिच पीपल हो गए, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, फीमेल्स, हर तरह के लोगों को अपने अंदर शामिल कर रही है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे आइडियोलॉजिकल कोलिशन कहते हैं। और हम इसे रेनबो लाइक कोलिशन भी कह सकते हैं, एक इंद्रधनुषी गठबंधन भी कह सकते हैं। क्योंकि इंद्रधनुषी क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार इंद्रधनुष में कई सारे कलर होते हैं, रेनबो मल्टी कलर होता है, उसी प्रकार कांग्रेस के भी मल्टी कलर्स है। कांग्रेस में भी मल्टी टाइप पीपल्स रहते हैं। कांग्रेस में भी अलग अलग विचार वाले, अलग अलग थॉट्स वाले, अलग अलग ग्रुप्स वाले, अलग अलग जगहों से आने वाले लोग कांग्रेस में रहते हैं। इसलिए हम उसे रेनबो लाइक कोलिशन भी कहते हैं, इंद्रधनुषी गठबंधन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हम इसे विचारात्मक गठबंधन क्यों कहते हैं, हम इसे आइडियोलॉजिकल कोलिशन क्यों कहते हैं। आइडियोलॉजिकल इन द सेंस कि इसमें कई सारी आइडियोलॉजी के लोग हैं। पेसिमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, कंजर्वेटिव है, मॉडरेट भी है, लिबरल भी है, लेफ्टिस्ट भी है, राइटिस्ट भी है, और भी कई तरह के लोग, कई विचारों वाले लोग, अलग अलग थॉट्स वाले लोग इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इसमें रहते हैं, और उन सब के विचारों का, सबके थॉट्स की रिस्पेक्ट की जाती है, उनके थॉट्स को माना भी जाता है। इसीलिए तो 1885 से लेकर 1989 तक ये पार्टी रूल करती है। अब इतना लंबा चल रही है तो सबको अपने साथ लेकर चल रही होगी, इसीलिए सोशल कोलिशन कहते हैं। प्लस इसके लीडर्स जो हैं वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर का काम भी कर रहे थे, वो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। इतना लंबा चल रही है, फ्रीडम फाइटर इसमें लोग थे, इसीलिए हम इस पार्टी को काफी पॉपुलर मानते हैं। सोसाइटी के ग्रुप्स को शामिल करती है, इंडिया के हर पार्ट से इसके अंदर लोग शामिल है, इंडिया के हर पार्ट से, हर स्टेट से इसके अंदर लोग शामिल है, हर जगहों पर इस पार्टी ने रूल किया है। इसलिए हम इसे सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन कहते हैं। और हाँ, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थ्योरेटिकल लिखे जाते हैं, उन्हें हम थ्योरी बेस लिखते हैं। इसमें पॉइंट्स बनाने की या ऐसे प्रयास नहीं करने हैं, जबरदस्ती कोई धक्के से चीज घुसाने की कोशिश नहीं करनी है। इसमें जो जैसे पूछा है उसे वैसे बताओ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे थ्योरी बेस में लिखो। सबसे पहले 2 लाइन में ये बताओ कि कांग्रेस बनी कब, मैंने आपको लिखवाया था कांग्रेस बनी कब। 1885 में कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में इसे बनाया जाता है। तकरीबन 79 लोग इसमें बैठते हैं। ठीक है, इस पार्टी की फॉर्मेशन करो, 2 या 3 लाइनों में इसे फॉर्म करो, फिर बताओ पहले इसे सोशल कोलिशन कहते हैं, क्यों कहते हैं, अंडर जो बीच में एक वर्ड बोला था मैंने आपको, इसे वो रेनबो लाइक कोलिशन कहते हैं, उसे अंडरलाइन करो, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन करो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, यहाँ से एक लाइन खत्म हो रही है, यहाँ से इसे खत्म हो रही है तो दूसरी लाइन यहाँ से शुरू करके फिर दूसरा पॉइंट शुरू करो कि इसे आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसके बारे में बताओ। सारी थॉट, सारी आइडियोलॉजी के नाम लिखो,
फिर उसके बाद लास्ट में इसे 2 लाइनें लिख के संपन्न करो, खत्म करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपको बताती ही चलूंगी कौन से क्वेश्चन थ्योरी में लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन के 1 2 3 पॉइंट्स बनाने हैं और कौन से क्वेश्चन के वैसे पॉइंट बनाने हैं अंडरलाइन करने वाले। ठीक है, इस प्रकार आज हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को मिलाकर आज हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको पीछे के सारे क्वेश्चन नोट करके अच्छे से याद करने हैं। कोई और एक आध फैक्ट आपको मिले तो ऐड करो, मुझे कोई एक आध फैक्ट एक्स्ट्रा मिलेगा मैं आपको साथ साथ ऐड करवाती चलूंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।